हेलो बालक एंड बालिके। तो क्लास 10th के आज के इस प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन में हम करेंगे ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड का पार्ट 2, जिसमें हम एडवांस क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। पार्ट 1 क्वेश्चन प्रैक्टिस का पार्ट 1 जिसमें हम एनसीईआरटी करते हैं, वो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। तुमने शायद देख रखा होगा, नहीं देखा हो तो उसको ज़रूर देखना। इस वीडियो के बाद भी देख सकते हो, या फिर अगर वो एनसीईआरटी, वो बेसिकली एनसीईआरटी होता है, अगर वो तुम्हें करना है तो एनसीईआरटी का सोल्यूशन पूरा एक बार देख सकते हो। पार्ट 1 क्वेश्चन प्रैक्टिस, और ये है पार्ट 2 जिसमें हम एडवांस क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। थियरी वीडियो भी बहुत पहले, जमाना पहले अपलोड हो चुका है। ठीक, नीचे टेलीग्राम का लिंक होगा, वो जरूर ज्वाइन कर लेना। उस पर से तुम्हें जितने भी नोट्स, फोकट का मटेरियल और अनाउंसमेंट होता है वो मिलते रहता है, तो वो एक बार ज़रूर ज्वाइन कर लेना। और ये सीरीज़ फॉलो करते हो तो तुम्हें पता होगा सीक्वेंस क्या होता है किसी भी चैप्टर का। पहले थियरी वीडियो आता है, फिर उसके बाद एनसीईआरटी क्वेश्चन प्रैक्टिस, फिर एडवांस क्वेश्चन प्रैक्टिस। इसके अलावा और भी तुम्हें अगर एडवांस क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है इस वीडियो के अलावा, इस वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, लेकिन लेट्स उसके बाद भी तुम्हें और भी कुछ एडवांस क्वेश्चन प्रैक्टिस चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक लगा होगा दूसरे वीडियो का, जो कि पिछले वाले चैनल का है, जो है हमने पिछले वाले जो प्रॉब्लम सॉल्विंग सीरीज हुआ था उसमें कंप्लीट किए थे। वो वीडियो भी अभी तक रेलेवेंट है, मतलब ज़्यादा पुराना है नहीं, कुछ महीने ही पुराने होंगे, तो वो भी तुम देख सकते हो अगर तुम्हें इस वीडियो के बाद और भी एडवांस क्वेश्चन प्रैक्टिस चाहिए तो। ठीक, तो वो भी नीचे डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ है। ठीक है, तो बिना कुछ फालतू बकैती किए हुए, बकवास किए हुए, सीधे क्वेश्चन प्रैक्टिस शुरू करते हैं। पहला सवाल, फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, Which of the following eye defect arise due to gradual weakening of ciliary muscles and diminishing flexibility of the eyelids? मतलब आईलेस जो कि सिलेरी मसल से अटैच्ड होता है, तो मतलब बुढ़ापे के साथ साथ, उम्र के साथ साथ सिलेरी मसल्स कमज़ोर हो जाता है, तो उसकी वजह से कौन सा प्रॉब्लम शुरू होता है? तो उसकी वजह से जो प्रॉब्लम शुरू होता है वो बेसिकली कौन सा है? प्रेसबायोपिया, ये वाला दिक्कत शुरू हो जाता है। ठीक, तो उस बीमारी का नाम क्या है? प्रेसबायोपिया, जो कि हमने थियरी वीडियो में भी पढ़ रखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पर्सन कैन नॉट सी डिस्टिंक्टली एन ऑब्जेक्ट केप्ट बियॉन्ड 4 मीटर। ठीक है, मतलब 4 मीटर से दूरी पे कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, 4 मीटर से दूर, तो एक इंसान जो है वो देख नहीं पाता है। फॉर करेक्टिंग दिस डिफेक्ट ऑफ विजन ही नीड अ लेंस ऑफ पावर, कितना पावर चाहिए होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, मतलब मान लो कि ये कोई इंसान है, उसकी ये आँख है, और इसका जो आँख है वो 4 मीटर से दूर, मतलब 4 मीटर से दूर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रखा गया है, मतलब इधर कोई भी ऑब्जेक्ट रखा गया है तो उसका नहीं देख पा रहा है, मतलब कि उसका दूरी खराब हो गया है, वो दूर की चीज़ों को नहीं देख पा रहा है। एक नॉर्मल आई कितना दूर की चीज़ों को देख पाता है? इन्फिनिटी के चीज़ों को देख पाता है। कोई भी चीज़ें इन्फिनिटी पे रखी हो उसको भी एक नॉर्मल आई देख पाता है। तो हमें अगर इसका बीमारी ठीक करना है तो क्या करना होगा? इसके आँख को हमें ऐसा बनाना होगा कि वो इन्फिनिटी पे रखी हुई चीज़ों को भी देख पाए। हमें इसके आँख को ऐसा अगर कर दें तो उसका आँख नॉर्मल हो जाएगा, मतलब इसका आँख ठीक हो जाएगा। तो ठीक करने के लिए हमें करना क्या होगा कि ये इन्फिनिटी की चीज़ों को भी देख पाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए करेंगे जुगाड़। जुगाड़ क्या करेंगे? जुगाड़ ये करेंगे कि इसके आँख के आगे एक लेंस लगाएंगे। मैंने बड़ा बना रखा है, पर छोटू सा चश्मा जैसे कि मैंने लगा रखा है। वैसे मेरा आँख ख़राब है नहीं, बस शो ऑफ के लिए भी नहीं, मतलब लैपटॉप वगैरह या फिर स्क्रीन वगैरह यूज करते हैं जैसे ये सब चीज़ें, तो आँख ख़राब ना हो जाए इसलिए लगा रखा हूँ, प्रोटेक्शन के लिए, ब्लू रे प्रोटेक्शन के लिए, पर वो अलग स्टोरी है। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे ख़राब की बात हो रही है, तो कौन सा चश्मा मतलब लगाया जाए। तो यहाँ पे मान लो कि कोई चश्मा हम लगा रहे हैं, और चश्मा लगाने से हो क्या रहा है, क्या होना चाहिए कि इन्फिनिटी के चीज़ों को देख पाए। तो होगा क्या, हम क्या चाहते हैं कि ये चश्मा क्या करे कि कोई भी चीज़ अगर इन्फिनिटी पे रखा गया है, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे रखा गया है तो उसका इमेज यहाँ पे बना दे। ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे है तो इमेज कहाँ पे बना दे? यहाँ पे इमेज बना दे। एक बार मतलब 4 मीटर के डिस्टेंस पे अगर उसका इमेज बन गया तो इस इमेज को तो आँख देख लेगा, क्योंकि इमेज 4 मीटर की दूरी पे है। तो यहाँ पे अगर इमेज बना तो यहाँ पे तो आँख देख ही सकता है, तो आई देख लेगा, तो मतलब वो देखेगा इमेज बस, पर उसको लगेगा कि वो ऑब्जेक्ट को ही देख रहा है, क्योंकि इमेज जो है उसी ऑब्जेक्ट का है। तो ये जो लेंस या कोई भी लेंस लगा हुआ है, इस लेंस का काम क्या होगा कि इन्फिनिटी पे रखे हुए ऑब्जेक्ट का इमेज यहाँ पे 4 मीटर के डिस्टेंस पे बना दे। मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अगर इन्फिनिटी रहे तो इमेज डिस्टेंस कितना हो जाए? 4 मीटर का हो जाए। ठीक, ये लेंस का काम है। अब साइन क्या होगा? हम लेंस के हमेशा साइन के साथ रखते हैं। ये ऑब्जेक्ट मतलब लेंस इधर है,
तो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हम नेगेटिव साइन के साथ लेते हैं, इमेज भी इसी साइड बन रहा है तो इमेज डिस्टेंस भी नेगेटिव साइन के साथ ही लेंगे। मतलब ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे ये हुआ तो पॉजिटिव डायरेक्शन ये रहा, नेगेटिव डायरेक्शन ये रहा। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हम ऐसे मेजर करेंगे, नेगेटिव उल्टा डायरेक्शन में है तो नेगेटिव, इमेज भी इधर ही बन रहा है तो इमेज भी उल्टा डायरेक्शन में है तो इसको भी नेगेटिव और पॉजिटिव नेगेटिव साइन के साथ लेंगे। ठीक, तो यू भी नेगेटिव होगा, भी नेगेटिव होगा। तो इसका फोकल लेंथ क्या होना चाहिए वो हमें कैलकुलेट करना है। तो क्या लेंस फार्मूला अप्लाई कर देंगे, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये हो गया अपना लेंस फार्मूला। वैल्यू पुट करें तो क्या v की वैल्यू -4 माइनस 1/u, u की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी इज इक्वल टू 1/f। तो यहाँ से -1/4 इज इक्वल टू, अब ये देखो माइनस माइनस तो ये प्लस हो जाएगा, 1/इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये तो 0 बन गया तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ये 1/f। तो यहाँ से f की वैल्यू क्या हो जाएगी -4 मीटर। ये हो गया फोकल लेंथ की वैल्यू। हमसे क्या पूछ रहा है, कॉरेस्पॉन्डिंग डिवाइस लेंस पावर क्या होना चाहिए। तो पावर कैलकुलेट करने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, p इक्वल टू 1/f। अब पावर कैलकुलेट करने के लिए फोकल लेंथ को मीटर में पुट करते हैं, ये हमेशा ध्यान देंगे। यहाँ पे हमने जो फोकल लेंथ कैलकुलेट किया है वो ऑलरेडी मीटर में आया हुआ है तो हमें कोई बात नहीं, हम सिंपल इसका वैल्यू मीटर में ऐसे ही पुट कर देंगे। तो f की वैल्यू -4 ऐसा पुट कर देंगे तो -1/4 जो होगा क्या 0.25 डायोप्टर हो जाएगा। तो जो पावर चाहिए वो कितना पावर चाहिए, -0.25 डायोप्टर, प्लस नहीं माइनस, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक, इस तरह के डिफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, मतलब दूरी नहीं दिखाई दे रहा है, दूरी नहीं मतलब नज़दीकी सिर्फ दिखाई दे रहा है, मतलब नज़दीकी मतलब शॉर्ट साइटेडनेस है। शॉर्ट साइटेडनेस को क्या बोलते हैं, मायोपिया बोलते हैं। तो इसको बेसिकली मायोपिया हुआ है कि सिर्फ नज़दीकी दिखाई दे रहा है, दूरी नहीं दिखाई दे रहा है। और इस तरह हमने पढ़ा भी है कि मायोपिया को करेक्ट करने के लिए नेगेटिव लेंस मतलब कनकेव लेंस का यूज किया जाता है। कनकेव लेंस का पावर नेगेटिव होता है, जो कि आ भी रहा है, पर कोई जानने की ज़रूरत नहीं है, याद करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमने जस्ट जो चीज़ होना चाहिए वो हमने पुट किया, ऑटोमेटिक ये नेगेटिव आ गया जो कि आना भी चाहिए था। ठीक है, तो मतलब बेसिकली इसका आंसर जो होगा वो ये हो जाएगा। बात इतना ही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट बोलते हैं द पावर ऑफ द लेंस इन द स्पेक्टिकल ऑफ ए पर्सन इज दिस, द पर्सन सफ़र फ्रॉम व्हाट। अच्छा, अब पावर यहाँ पे दे रखा है, पावर कैसा है, नेगेटिव है, पावर नेगेटिव है, -2 डायोप्टर। नेगेटिव पावर कौन से खराबी में यूज किया जाता है, जस्ट हमने पहले सॉल्व देखा कि मायोपिया में जो होता है नेगेटिव पावर यूज किया जाता है उसको सुधारने के लिए, और हाइपरमेट्रोपिया में जो पावर यूज किया जाता है सुधारने के लिए वो पॉजिटिव पावर होता है, वो कन्वेक्स लेंस होता है हाइपरमेट्रोपिया में। और मायोपिया में, मायोपिया आँख को सुधारने के लिए जो पावर यूज किया जाता है वो नेगेटिव होता है, मतलब वो कनकेव लेंस यूज किया जाता है। तो बेसिकली यहाँ पे ये नेगेटिव है तो खराबी कौन सा होगा, मायोपिया, मतलब फर्स्ट वाला ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा, हमने पहले ही देखा भी जस्ट। नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल क्वेश्चन बोलता है द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय अ प्रिज्म एज शोन इन द फोटो, द एंगल डी इज व्हाट। अच्छा, मतलब फोटो बना रखा है यहाँ पे, प्रिज्म से द्वारा रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो ये एंगल डी जो है उसको क्या बोलते हैं वो हमें बताना है। ये एंगल डी क्या होता है, बेसिकली ये होता है एंगल ऑफ डेविएशन। इंसिडेंट रे का डायरेक्शन ऐसा था लेकिन रिफ्रैक्टेड रे ऐसे चला गया, मतलब बाद में इसे चला गया, तो कितना से डेविएट किया, इतना एंगल से डेविएट किया, वही एंगल यहाँ पे डी है। तो डी क्या है, बेसिकली एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन मतलब एंगल ऑफ डिविएशन, डिविएशन मतलब डी वाला ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल, अगला दे रहा है टू रीड अ पोस्टर ऑन अ वॉल अ पर्सन विथ डिफेक्टिव विजन नीड टू स्टैंड एट अ डिस्टेंस 0.4 मीटर फ्रॉम द पोस्टर। अच्छा, a person with a normal vision can read the poster from a distance of 2 meter. Which one of the following lens may अच्छा, a person with normal vision can read the poster from a distance 2 meter. ठीक है, which one of the following lens may be used to correct the defective vision? To read a person on the wall, to read a poster on the wall, a person with defective vision needs to stand at a distance 0.4 मीटर फ्रॉम द पोस्टर। देखो मतलब सवाल क्या दे रखा है कि एक आदमी का आँख खराब है, अब ये कुछ अलग ही सिचुएशन दे रखा है, इसको ज़रा समझेंगे। एक आदमी का आँख खराब है, एक पोस्टर है, अगर उसको पढ़ने के लिए, उस पोस्टर को मतलब पढ़ने के लिए एक इंसान को
जिसका आँख खराब है उसको कितना डिस्टेंस पे खड़ा होना पड़ रहा है, 0.4 मीटर के डिस्टेंस पे खड़ा होना पड़ रहा है। ठीक, इसका डिफेक्टिव आई है, खराब आँख है। एक जिसका आँख ठीक है, पर्सन विथ नॉर्मल विजन, जिसका आँख सही है, कैन रीड द पोस्टर फ्रॉम द डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर, वो 2 मीटर के डिस्टेंस से भी पोस्टर को पढ़ सकता है। मतलब वो 2 मीटर के डिस्टेंस, मतलब जिसका आँख सही है वो 2 मीटर के डिस्टेंस से ही पोस्टर को पढ़ सकता है। तो अब बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेंस मे बी यूज टू करेक्ट द डिफेक्टिव विजन। अब कौन सा लेंस यूज करना चाहिए कि इसका जो खराब आँख है वो सही देख पाए। अब देखो, अब इसमें क्या करना है, ये कितना डिस्टेंस पे पोस्टर को पढ़ रहा है, 0.4 मीटर पे। अगर इसका आँख सही करना है, जो कि सही आँख के लिए दे रखा है कि 2 मीटर से भी पढ़ सकते हैं, तो चलो हम इसको भी बनाते हैं ऐसा कि ये मतलब ये भी इंसान अगर 2 मीटर पे खड़ा होकर इसको पढ़ पाए, ऐसा इसको बनाते हैं। ठीक, तो अगर इस इंसान को हम यहाँ पे 2 मीटर के डिस्टेंस पे खड़ा कर दें तो अब डिस्टेंस कितना हो गया, ये 2 मीटर, लेकिन ये कितना डिस्टेंस से पढ़ सकता था, 0.4 मीटर पे। तो इतना तक तो ये पढ़ सकता है। तो हम क्या करेंगे, इसके आगे एक लेंस लगाएंगे और उस लेंस का काम क्या होगा, उस लेंस का काम ये होगा कि जो इमेज यहाँ पे बन रहा है, जो इमेज यहाँ पे मतलब सॉरी जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे है पोस्टर, उस ऑब्जेक्ट का इमेज यहाँ पे बना दे। क्योंकि एक बार उस ऑब्जेक्ट का इमेज यहाँ पे बन गया तो ये तो इंसान देख ही सकता है यहाँ पे। तो इस लेंस का काम क्या होगा, लेंस का काम बस ये होगा कि इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे इमेज इसका बना दे, 0.4 मीटर पे इमेज बना दे। ठीक, तो इस केस में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हुआ, u की वैल्यू कितना हुआ, -2 मीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव साइन के साथ लेते हैं। इमेज डिस्टेंस कितना हुआ, 0.4 मीटर। इमेज डिस्टेंस भी नेगेटिव साइन के साथ होगा क्योंकि ये लेंस रहा तो मतलब ये डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे हो गया, तो मतलब इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, तो इधर नेगेटिव मतलब ये इमेज डिस्टेंस ये भी नेगेटिव, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये भी नेगेटिव होगा। ठीक, तो ये ऑब्जेक्ट और ये इमेज डिस्टेंस हुआ। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग फोकल लेंथ क्या होगा, तो बस इसका u और v पता चल चुक गया। हमें f कैलकुलेट करना है तो कर लेते हैं। फॉर्मूला क्या, लेंस फार्मूला 1/v - 1/u = 1/f। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, v की वैल्यू कितना, -0.4 -1/u, u की वैल्यू कितना, -2 = 1/f। तो इससे क्या हो जाएगा, -0.4 माइनस माइनस प्लस 1/2 = 1/f। तो यहाँ से अपने को 1/f की वैल्यू क्या हो जाएगी, मतलब इसको करें जोड़े घटाएं जो भी है, तो -0.4 पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर 10 जाएगा प्लस 1/2। तो ये जो 1/f है उसको क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नीचे 4 - 10 + 2 -8/4 -2 हो जाएगा। तो 1/f की वैल्यू -2 आया। तो यहाँ पे कर लेते हैं, हमें पावर ही बेसिकली कैलकुलेट करना है। तो ठीक है, मतलब 1/f की वैल्यू कितना आया, -2 आया। अब f की हम देखो सारी चीज़ें मीटर में है, तो मीटर में है तो ऑब्वियसली f भी जो आएगा मीटर में आएगा। और 1/f ही क्या होता है, p पावर होता है। तो पावर का फॉर्मूला क्या, 1/f, और 1/f की वैल्यू -2, और f मीटर में है तो पावर क्या हो जाएगा, डायोप्टर में हो जाएगा। तो सिंपल इसको तुम ऐसे पावर को डायोप्टर में ऐसे लिख सकते हो। तो जो लेंस चाहिए उसका पावर कितना होना चाहिए, -2 डायोप्टर। तो माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि जो लेंस होगा वो कौन सा लेंस होगा, कनकेव लेंस होगा। कन्वेक्स का पावर पॉजिटिव होता है, कनकेव का पावर नेगेटिव होता है। तो लेंस कौन सा होना चाहिए, कनकेव लेंस होना चाहिए, और उसका पावर मैग्नीट्यूड वाइज देखा जाए तो 2 डायोप्टर होना चाहिए। ठीक, अब ऑप्शन पढ़ते हैं। तो कनकेव चाहिए जिसका पावर 1 नहीं, कनकेव लेंस ऑफ पावर 2 डायोप्टर। सी वाला ऑप्शन देखो मैच हो रहा है, जो भी हमने बात बोला कि पावर 2 डायोप्टर और कनकेव होना चाहिए, तो सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा अपना। ठीक, तो सवाल ये बेसिकली कंप्लीट हुआ। इस तरह के सवाल को ऐसे ही करते हैं कि मतलब लेंस का काम क्या है पहले वो डिफाइन करो और फिर उसके अकॉर्डिंग फोकल लेंथ कैलकुलेट कर लो। स्टैंडर्ड सा प्रोसीजर है। हर क्वेश्चन को मतलब ये जो आँख सुधारने वाला जितने भी प्रॉब्लम होते हैं इसको इसी तरीके से हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नियर पॉइंट ऑफ ए आई इज 100 सेंटीमीटर, अ करेक्टिव लेंस मस्ट
be used to allow this eye to clearly focus an object 25 centimeter in front of it. What should be the focal length of the lens? What should be the power needed for corrective lens? ठीक है, अब दे रखा है कि नियर पॉइंट किसी आई का कितना है, 100 सेंटीमीटर है। मतलब ये कोई मान लो कि आँख है, वो कम से कम मतलब दूरी कितना देख सकता है, 100 मीटर का, मतलब 100 मीटर पर 100 सेंटीमीटर, सॉरी 100 सेंटीमीटर पर कोई ऑब्जेक्ट रखा है तभी वो देख पा रहा है। इसके अंदर अगर कोई चीज़ रखा हो तो वो नहीं देख पाएगा। लेकिन नॉर्मल आई कितना डिस्टेंस तक देख सकता है, 25 सेंटीमीटर तक नॉर्मल आई देख सकता है। तो अगर इस आँख को सही करना है, तो इस आँख को सही करना है तो हमें क्या करना होगा, हमें इस आँख को ऐसा बनाना होगा कि मतलब ये वाला पार्ट भी देख पाए। ठीक, तो मतलब यहाँ के ऑब्जेक्ट को वो देख पाए, बेसिकली एक्सट्रीम केस अगर लिया जाए तो यहाँ के ऑब्जेक्ट को वो देख पाए। तो इसके आगे हम लगाएंगे एक लेंस। मान लो कि मतलब यहाँ पे मैंने बनाया लेंस। अब इस लेंस का काम क्या होगा कि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट अगर रखा है तो उसका इमेज यहाँ पे बना दे, क्योंकि एक बार इमेज यहाँ पे बन गया तो इस लेंस ने अगर ऐसा कुछ किया कि ऑब्जेक्ट का इमेज अगर यहाँ पे बना दिया तो ये आँख तो यहाँ पे देख ही सकता है, 100 सेंटीमीटर तक तो देख ही सकता है। तो उसे वो इमेज दिखेगा तो वो उसे लगेगा कि वो ऑब्जेक्ट ही देख रहा है। ठीक, तो इस लेंस का काम क्या होगा कि इस ऑब्जेक्ट का इमेज यहाँ पे बनाना। ठीक है, तो मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना होना चाहिए, 25 सेंटीमीटर, और इमेज डिस्टेंस कितना होना चाहिए, 100 सेंटीमीटर। अब लेंस यहाँ पे है, इधर से ऑब्जेक्ट रे आएगा तो ये वाला पॉजिटिव डायरेक्शन हुआ, ये वाला नेगेटिव डायरेक्शन हुआ। नेगेटिव डायरेक्शन मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी नेगेटिव और इमेज डिस्टेंस भी नेगेटिव होगा, तो दोनों नेगेटिव साइन के साथ होंगे। तो इसका फोकल लेंथ क्या होगा, तो वो कैलकुलेट कर लेते हैं। फोकल लेंथ कैलकुलेट करने के लिए लेंस फार्मूला 1/v माइनस 1/u इजकल टू 1/f। तो 1/v की वैल्यू कितना, -100 माइनस 1/u की वैल्यू -25 इज इक्वल टू 1/f। तो ये हो गया -1/100 माइनस माइनस प्लस 1/25 इज इक्वल टू 1/f। ठीक, तो 1/f कितना हो जाएगा, अब इसको दोनों को बेसिकली हमें जोड़ना है, तो ये हो जाएगा 100 -100 तो -1 प्लस 25 4 जा तो 4 टाइम्स में 4 -1 3/100। तो जो 1/f 3/100, तो f की वैल्यू कितना हो जाएगा 100/3। और ये यूनिट क्या हो गया, सेंटीमीटर, क्योंकि सारी चीज़ें सेंटीमीटर में हमने पुट किया है। तो फोकल लेंथ की वैल्यू ये हो जाएगी। अब पावर कैलकुलेट करना है, दो पार्ट पूछ रहा है, फोकल लेंथ और पावर दोनों पूछ रहा है। पावर के लिए फोकल लेंथ की वैल्यू हम मीटर में लेना पड़ता है, तो 10/3 सेंटीमीटर है, मीटर में कन्वर्ट करना है तो 100 से डिवाइड कर देंगे तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 1/3 मीटर हो जाएगा फोकल लेंथ। तो पावर इजकल टू क्या होता है, 1/f। 1/f, f की वैल्यू कितना, 1/3, तो 3 ऊपर चला जाएगा तो 3 डायोप्टर हो जाएगा। तो पावर ये हो गया और फोकल लेंथ ये हो गया। फोकल लेंथ अगर सेंटीमीटर में पुट करना है तो इतना, मीटर में पुट करना है तो इतना, दोनों चीज़ें कर सकते हो। और मतलब दोनों ही करेक्ट होगा, अगर कोई भी तुम एक लिखो तो दोनों ही करेक्ट आंसर होगा। और पावर का वैल्यू 3 डायोप्टर हो जाएगा। तो जो पार्ट पूछ रहा था ए और बी, तो ये ए पार्ट हो गया और ये बी पार्ट हो गया। ठीक, और सवाल यहाँ पे ही कंप्लीट हुआ। ओके, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है, 4 स्टूडेंट studied refraction of light through the glass prism. They traced the ray of light and measured the angle of incidence, angle of deviation as shown in the 1, 2, 3, 4. Which one of the following is correct representation? 4 बालकगण बेसिकली रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म स्टडी कर रहे हैं और एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ डेविएशन वो मतलब मेजर कर रहे हैं। अब ज़रा फोटो देखा जाए तो किसने सही मेजर किया है वो हमें पता लगाना है। तो देखो यहाँ पे ये एंगल ऑफ इंसिडेंस सही है और यहाँ पे लाइट ऐसे गया, ये वाला एंगल ऑफ डेविएशन ये भी सही इसने बना रखा है। मतलब देखो इंसिडेंट रे ये रहा और इमर्जेंट रे ये हुआ, दोनों के बीच का एंगल जो होता है एंगल ऑफ डेविएशन होता है, सही बात है। और इंसिडेंट रे ये रहा, नॉर्मल यहाँ पे बनाया, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, ये भी सही बात है, यानी कि पहले ने सही किया है तो यही सही हो जाएगा। यहीं पर हमसे पूछ रहा है कि यही कौन सा सही होगा, तो यही होगा। लेकिन बाकी वाला देख लेते हैं वो गलत क्यों है। अब देखो ये बकलोल ने यहाँ पे आई लिख रखा है, ऑब्वियसली गलत है। इसने एंगल ऑफ इंसिडेंस तो सही लिखा है लेकिन डेविएशन यहाँ पे लिख दिया है, वो बकलोला ही किया है। फिर यहाँ पर ये देखो महामूर्खाधिराज, ये एंगल ऑफ डेविएशन इन्होंने बना रखा है। तो बैक बेंचर्स हैं सारे के सारे, पता चल रहा है। एक ये फ्रंट बेंचर है तो वो सही किया है, बाकी ये लोग गंवार हैं सब के सब।
ठीक, तो मतलब ये गलत किए हैं। ओके, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द नियर पॉइंट ऑफ द पेशेंट आई इज दिस। एक पेशेंट है जिसका नियर पॉइंट मतलब 50 सेंटीमीटर है। व्हाट फोकल लेंथ मस्ट ए करेक्टिव लेंस हैव टू अनेबल द आई सी क्लियरली 25 सेंटीमीटर अवे इफ द करेक्टिव लेंस इज 2 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द आई। अच्छा, व्हाट इज द पावर ऑफ दिस लेंस, उसका पावर कितना होगा वो भी हमें कैलकुलेट करना है। अब बोल रहा है कि अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है कि एक आई है, मान लो ये आँख हो गया, ये जो आँख है वो कितना डिस्टेंस तक देख सकता है, नियर पॉइंट ऑफ द आई इज व्हाट 50 सेंटीमीटर, मतलब आँख से 50 सेंटीमीटर पे कोई ऑब्जेक्ट अगर रखा हो वहाँ पे तो ये देख पाता है। हमें क्या करना है, इसको 25 सेंटीमीटर, नॉर्मल आई कितना होता है 25 सेंटीमीटर तक देख सकता है, तो हमें इसको बनाना है कि ये 25 सेंटीमीटर पे कोई ऑब्जेक्ट अगर रखा हो तो उसको भी देख पाए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेंस लगाएंगे कि लेंस यहाँ पे दे रखा है कि लेंस जो है 2 सेंटीमीटर फ्रंट ऑफ आई, आई से 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे लेंस लग रहा है, एकदम आँख में सटा के नहीं, मतलब आँख ऐसे पहन रहा है, ऐसे थोड़ा सा करके, तो लेंस यहाँ पे लगा रहे हैं 2 सेंटीमीटर पे। ठीक, तो अब ये लेंस का काम क्या होगा, लेंस का काम क्या होगा कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो रखा है उसका इमेज यहाँ पे बना दे, क्योंकि आँख यहाँ पे तो देख ही सकता है, तो ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पे रखा है तो उसका इमेज यहाँ पे बन जाए। तो इस केस में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अब कितना होगा, यही वाला ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा और ये वाला इमेज डिस्टेंस होगा। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अब कितना हो जाएगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर नहीं रहा, 25 माइनस 2 23 सेंटीमीटर हुआ, 23 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विथ माइनस साइन, नेगेटिव साइन होगा। इमेज डिस्टेंस v की बात करें तो इमेज डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये टोटल डिस्टेंस है 50 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस घट जाएगा, तो इमेज डिस्टेंस 50 माइनस 2 48 सेंटीमीटर हो जाएगा विथ नेगेटिव साइन। तो ये हो गया अपना इमेज डिस्टेंस, ये हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। हमें क्या कैलकुलेट करना है, इसका फोकल लेंथ कैलकुलेट करना है, तो लेंस फार्मूला यूज कर लेते हैं। लेंस फार्मूला यूज करेंगे तो क्या 1/f इजकल टू 1/v माइनस 1/u, v की वैल्यू कितना -48 माइनस 1/u 23 विथ माइनस साइन, तो ये क्या बन जाएगा -1/48 और माइनस माइनस प्लस बन जाएगा 1/23। 48 और 23 दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, कुछ अच्छा सा आएगा नहीं, बहुत गंदा सा आएगा, तो ठीक है 48 इंटू 23 कर देते हैं, तो यहाँ पे आएगा -23 प्लस 48 हो जाएगा, ये करेंगे तो 5, 4 में से 2 गया 2 माइनस साइन के साथ, और 48 इंटू 23, ये 1/f का वैल्यू हुआ, तो f कितना हो जाएगा, पलट देंगे, गंदा सा बन रहा है, ठीक है 48 इंटू 23 डिवाइडेड बाई 25। अब इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेते हैं, कितना मतलब मझमारी क्या करना है, 48 23 25, 48 इंटू 23 डिवाइडेड बाई 25 44.16, तो जो 44.16 विथ माइनस साइन, तो ये अपना फोकल लेंथ इतना सेंटीमीटर हो जाएगा। तो जो फर्स्ट वन में पूछ रहा है कि फोकल लेंथ कितना होना चाहिए, तो इतना होना चाहिए, कुछ गंदा सा आंसर है पर ठीक है इतना ही होगा। पावर कैलकुलेट करना है, तो पावर कैलकुलेट करने के लिए क्या, पावर का फॉर्मूला, पावर के लिए पहले तो फोकल लेंथ को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो -44.16 और मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड कर देंगे तो इतना मीटर हो जाएगा। तो पावर इजकल टू क्या 1/f, वैल्यू पुट करेंगे, माइनस साइन यहाँ पे आएगा 44.16 और 100 जो होगा वो ऊपर चला जाएगा, तो 100/44.16। अब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ये भी कैलकुलेटर से कैलकुलेट करते हैं, मतलब इसको 100 डिवाइडेड बाई 44.16, 2.264 आ रहा है, तो 2.26 लिख देते हैं सिंपल, माइनस साइन के साथ 2.26 डायोप्टर। तो ये मतलब पावर हो जाएगा जो कि हमें कैलकुलेट करना है, तो पावर ये हो जाएगा। दो पार्ट कैलकुलेट करना था, फोकल लेंथ कैलकुलेट करना था, फोकल लेंथ ये हो जाएगा और पावर ये हो जाएगा, तो सवाल यहाँ पे ये कंप्लीट हुआ। ठीक है, अगला सवाल, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये प्रिज्म से आया, अ रे ऑफ लाइट फॉल नॉर्मली ऑन अ रिफ्रैक्टिंग फेस ऑफ ए प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिस
ऑफ इट्स मटेरियल, मतलब मटेरियल जो भी प्रिज्म है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये है। फाइंड द एंगल ऑफ प्रिज्म इफ द रे जस्ट फेल टू इमर्ज फ्रॉम द प्रिज्म। अच्छा, अब सवाल क्या दे रखा है ये देखो यहाँ पे, ये कोई प्रिज्म है, एक लाइट जा रहा है, ठीक, यहाँ से रिफ्रैक्शन होगा, ऐसे इस पे जाएगा, इस पे पड़ेगा। अब यहाँ पे बोल रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू दे रखा है इसका 1.5। अब बोल रहा है कि फाइंड द एंगल ऑफ प्रिज्म, मतलब इस ए की वैल्यू कैलकुलेट करो अगर इफ़ द रे जस्ट फेल टू इमर्ज फ्रॉम द प्रिज्म, कि मतलब ये रे जो ऑफ लाइट है, मतलब यहाँ से रिफ्रैक्शन होगा तो ये बाहर ही नहीं निकल पा रहा है, मतलब रे यहाँ से इमर्ज ही नहीं किया। रे कब इमर्ज, जस्ट फेल, मतलब जस्ट वो फेल हो गया इमर्ज होने से। इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्रिटिकल एंगल वाला केस है, यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है। लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रहा है तो यहाँ पे टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जा रहा है और जस्ट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे नॉर्मल पुट करेंगे तो ये जो एंगल है वो क्रिटिकल एंगल के बराबर है बेसिकली। यहाँ पे लाइट ऐसे आ जा रहा है। तो अब क्रिटिकल एंगल क्या होगा, क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला हमने देखा था साइन थीटा सी। क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/μ के बराबर होता है। या फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयरर मीडियम डिवाइडेड बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम। यहाँ पर रेयरर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, 1 है, एयर है, और डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 यहाँ पे दे रखा है। तो ये 1.5 हो जाएगा। 1.5 को मतलब 15 और पर 10/15 मतलब 2/3 लिख सकते हो। तो साइन थीटा सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2/3। तो थीटा सी कितना हो जाएगा। अब ये वैल्यू काफ़ी नोन सा वैल्यू तो है नहीं, तो मतलब इसका वैल्यू कैलकुलेटर से ही चेक करना पड़ेगा कि साइन इनवर्स 2/3 का वैल्यू क्या होता है। ये साइंटिफिक कैलकुलेटर लगेगा इसमें, शायद इससे निकल पाए। 2/3 मतलब 0.667 होता है। तो साइन इनवर्स 0.66 का वैल्यू एंगल में कितना आएगा, ये शायद रेडियन में दे रहा है। अगर इसको एंगल में कन्वर्ट करना हो, एक मिनट, डिग्री में हमें चाहिए। साइन इनवर्स 0.66 का वैल्यू डिग्री में अगर भाई 0.66, ये रेडियन में ही आंसर हमेशा क्यों दे रहा है रेडियन। साइन 90 का मतलब 1 का वैल्यू कितना होता है, 90। अगर साइन इनवर्स 1 करे तो 90 आना चाहिए, लेकिन ये भी रेडियन आ रहा है। रेडियन पे भी यहाँ पे क्लिक करने पे ठीक है। तो रेडियन से बेसिकली इसको हम डिग्री में कन्वर्ट कर लेते हैं। थोबड़ा बंद हो गया, थोबड़ा चालू कर लेते हैं, 1 मिनट। अब कुछ तो प्रॉब्लम है, कैमरा ऑन नहीं हो रहा है। पहले इसको सॉल्व करते हैं। ये स्क्रीन दिख रहा होगा, स्क्रीन में देख के सॉल्व करते हैं। मतलब स्क्रीन दिख रहा है, ठीक है, तुम देख सकते हो। ये रेडियन में जो भी है उसको डिग्री में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो साइन इनवर्स ये होता है 0.66। ये कितना रेडियन है, 0.708 मतलब 0.71 रेडियन ले लेते हैं। अब रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं, पाई रेडियन जो होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। तो 1 रेडियन कितना हो जाएगा, 180/पाई, और 0.7 कितना होता है, 1। तो 0.71 रेडियन कितना हो जाएगा, 180/पाई इंटू 0.71। मतलब बेसिकली हमें इसमें 180 से मल्टीप्लाई करना होगा और पाई से डिवाइड करना होगा, ठीक है। तो इंटू 180 डिवाइडेड बाई पाई,
ये डिग्री में आएगा 40 डिग्री, 40.62 आ रहा है, 40 डिग्री अप्रॉक्सीमेटली ले लेते हैं। तो बेसिकली इसको एंगल में कन्वर्ट करें तो ये 40 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, तो ये अपने को थीटा सी आ गया, मतलब यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो 40 डिग्री का बनेगा। अब हमें एंगल ऑफ इमर्जेंस कैलकुलेट करना है, उसके लिए क्या, सॉरी, ये एंगल ऑफ प्रिज्म कैलकुलेट करना है, ए की वैल्यू कैलकुलेट करना है। ए की वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, उसके लिए हम एक रिलेशन हमने पढ़ के रखा था कि ए इज इक्वल टू R1 प्लस R2 के बराबर होता है। और एक बात यहाँ पे ये बोल रहा है कि ए रे ऑफ लाइट फॉल नॉर्मली ऑन द रिफ्रैक्टिंग फेस। अब नॉर्मली फॉल करने का ये मैंने बात यहाँ पे इग्नोर कर दिया हूँ। नॉर्मली मतलब क्या होता है कि नॉर्मली मतलब यहाँ पे नॉर्मल 90 डिग्री पे फॉल कर रहा है, मतलब ऐसे फॉल कर रहा है। 90 डिग्री पे अगर फॉल करेगा तो कोई भी, अभी भी मैं सही नहीं बना पा रहा, ऐसे, क्योंकि 90 डिग्री पे फॉल करेगा तो कोई भी रिफ्रैक्शन होगा नहीं, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी जीरो होगा। तो यहाँ पे जो R1 की वैल्यू है, R1 की वैल्यू वो जीरो हो जाएगा, और यहाँ पे जो R2 है वो थीटा सी के बराबर है। तो जो एंगल ऑफ प्रिज्म होता था R1 प्लस R2, R1 की वैल्यू जीरो और R2 की वैल्यू 40 डिग्री, तो जो एंगल ऑफ प्रिज्म होगा वो 40 डिग्री के बराबर ही होगा। तो ये अपना बेसिकली मतलब फाइनल आंसर हो जाएगा। सवाल उतना अच्छा नहीं था इन द सेंस कि नंबर इसने अच्छा नहीं दे रखा था, नंबर इसको अच्छा देना चाहिए था ताकि कैलकुलेशन आसानी से हो जाए, तो मतलब मज़ा आता थोड़ा सॉल्व करने में। पर ठीक है, ज़िंदगी है, ज़िंदगी में उतार चढ़ाव होते रहता है, तो इस तरह के सवाल आते रहते हैं, पर कोई बात नहीं। तो आंसर जो होगा वो 40 डिग्री हो जाएगा। ओके, बहुत मशक्क़त के बाद ठोकरा चालू हुआ है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला सवाल दे रखा है, अ सर्टेन आई हैज अ नियर पॉइंट दिस एंड फार पॉइंट दिस। अब इसमें नियर पॉइंट और फार पॉइंट दोनों ही दे रखा है। व्हाट इज द रिफ्लेक्टिव पावर ऑफ द लेंस दैट इज रिक्वायर्ड टू प्लेस द फार पॉइंट एट इन्फिनिटी। व्हाट इज द रिफ्लेक्टिव पावर ऑफ द लेंस रिक्वायर्ड टू यील्ड द नियर पॉइंट डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर। मतलब क्या दे रखा है, देखो इसमें दोनों ही चीज़ें कैलकुलेट करना है। बेसिकली ये आँख इंसान है, उसका यहाँ पे आँख होगा। अब ये जो है इसका नियर पॉइंट 11 सेंटीमीटर है और फार पॉइंट 15 सेंटीमीटर है, मतलब 11 से 15 सेंटीमीटर तक के डिस्टेंस को ही देख पा रहा है। नियर पॉइंट 11 सेंटीमीटर है, ये अजीब अजीब दे रखा है, और फार पॉइंट 25 सेंटीमीटर है। भाई नियर पॉइंट 25 से नीचे कैसे आ गया, कुछ भी वैल्यू देते हैं गवार लोग, बताइए बेसिकली। और क्वेश्चन मैंने उठा रखा है और उसमें उल्टा सीधा सवाल दे रखे हैं, और ये 15 सेंटीमीटर दे रखा है फार पॉइंट, जो कि कैसे संभव है। 25 के आगे होता है भाई, वैल्यू तो अच्छा दे देते हैं। पर कोई नहीं, जो भी क्वेश्चन में दे रखा है उसी को लेकर के सॉल्व करते हैं। ठीक, मतलब गंवार क्वेश्चन है पर गंवार तरीके से सॉल्व करते हैं इसको। ये हो गया नियर पॉइंट और ये हो गया फार पॉइंट। अब बोल रखा है कि इसमें व्हाट इज द रिफ्लेक्टिव पावर ऑफ द लेंस रिक्वायर्ड टू प्लेस द फार पॉइंट इन्फिनिटी, मतलब इस फार पॉइंट को इन्फिनिटी पे हमें ले जाना है। तो इसके लिए लेंस का पावर क्या होना चाहिए। ठीक है, तो इसका पावर हम मान लेते हैं कि इसमें एक लेंस लगाएंगे, उस लेंस का काम क्या होगा कि इन्फिनिटी पे रखे हुए ऑब्जेक्ट का इमेज यहाँ पे बना दे। मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इन्फिनिटी हो, माइनस साइन के साथ होगा, तो इमेज डिस्टेंस कितना हो जाए, 15 सेंटीमीटर हो जाए, -15 सेंटीमीटर हो जाए, ये काम कर दे लेंस। तो बस इसका फोकल लेंथ क्या होगा कैलकुलेट कर लेते हैं। एफ़ की वैल्यू, ये फर्स्ट पार्ट है, 1/f इजकल टू 1/v माइनस 1/u। v की वैल्यू कितना, -15 माइनस 1/u, माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा। तो 1/f इजकल टू क्या हो जाएगा, -1/15 माइनस माइनस प्लस 1/इन्फिनिटी इजकल टू 0, तो -1/15, ये सेंटीमीटर में ही आएगा। तो f की वैल्यू क्या हो जाएगा, -15 सेंटीमीटर। पलट देंगे। अब फोकल पावर कैलकुलेट करने के लिए हमें फोकल लेंथ मीटर में लेना होता है, तो f की वैल्यू क्या हो जाएगी, -15/100 मीटर हो जाएगा, और मीटर में कन्वर्ट करें तो पावर की वैल्यू क्या, 1/f, मतलब 1/-15, और 100 जो होगा वो ऊपर चला जाएगा, तो -100/15, तो ये कितना हो जाएगा, कैंसिल करें तो 5 से 20, और ये 3, तो -20/3 हो जाएगा। -20/3 मतलब -6.6
6 3 या 26 जाते जाएगा, तो इतना डायोप्टर हो जाएगा माइनस साइन के साथ। तो जो फर्स्ट पार्ट में हमसे पूछ रहा है कि कितना रिफ्रैक्टिव पावर होना चाहिए, इतना रिफ्रैक्टिव पावर होना चाहिए ताकि इन्फिनिटी से फार पॉइंट जो है इन्फिनिटी पे शिफ्ट हो जाए, मतलब इन्फिनिटी पे ये ऑब्जेक्ट रखा हो तो उसको यहाँ पे इमेज बने तो उसका देख पाए, मतलब वो मैक्सिमम दूरी कितना देख पाएगा, इन्फिनिटी तक की दूरी को देख पाएगा, क्योंकि इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखा होगा तो उसका इमेज यहाँ पे बन जाएगा, और चूँकि वो यहाँ पे आँख देख सकता है तो वो इमेज को देख लेगा और उसको लगेगा कि वो ऑब्जेक्ट ही देख रहा है। ठीक है, दूसरा क्या पूछ रहा है कि व्हाट इज रिफ्रैक्टिव पावर रिक्वायर्ड टू यील्ड लीस्ट पॉइंट 25 सेंटीमीटर। तो अभी नज़दीकी वो 11 सेंटीमीटर तक देख पा रहा है, अब इसको हमें 25 सेंटीमीटर करना है कि वो 25 सेंटीमीटर तक के डिस्टेंस को देख पाए। अब देखो बेसिकली कितने गांठ लोग हैं, 25 तो कम से कम डिस्टेंस होता है, उतना के पहले कोई चीज़ रखा हो तो नॉर्मल आई भी नहीं देख सकता है, डिफेक्टेड आई कैसे देख ले रहा है, ख़राब है वो भी, मतलब ख़राब होकर नज़दीक का और देख लेगा गांठ लोग। तो पर ठीक है, जैसा नहीं रखा वैसे सॉल्व करते हैं बेसिकली। तो हमें यहाँ बेसिकली नॉर्मल बनाना है तो इसको यहाँ पे शिफ्ट करना होगा। ठीक, अभी ये यहाँ तक देख पा रहा है, तो हम ऐसा करेंगे कि कोई ऑब्जेक्ट या अगर इधर रखा है, मतलब ऑब्जेक्ट अगर वो यहाँ पे रखे तो उसका इमेज यहाँ पे बन जाए, ऑब्जेक्ट का इमेज यहाँ पे बनेगा, यहाँ तक तो वो देख ही सकता है, तो उसे लगेगा कि वो ऑब्जेक्ट को देख पा रहा है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इसमें कितना आएगा, ये वाला 25 सेंटीमीटर हो जाएगा, u की वैल्यू माइनस साइन के साथ होगा -25 सेंटीमीटर, और इमेज डिस्टेंस कितना होगा, इमेज कितना बनेगा 11 सेंटीमीटर पे, तो इमेज डिस्टेंस की वैल्यू -11 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो 1/f की वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/v माइनस 1/u। तो v की वैल्यू कितना -1/11 माइनस 1/u, u की वैल्यू -25। अब इसको सॉल्व करें तो -1/11 माइनस माइनस प्लस 25, इसको सॉल्व करें 25 और 11, अगेन गंदा नंबर है तो 25 × 11 कर देते हैं, यहाँ आ जाएगा -25 प्लस 11, तो -14/25 × 11। ये 1/f की वैल्यू हुई, सेंटीमीटर में ही आएगा, इसको मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। तो f की वैल्यू क्या हो जाएगी, दोनों को पलट देंगे, -25 × 11/14 हो जाएगा, इतना सेंटीमीटर में होगा। इसको मीटर में कन्वर्ट करना है तो 1/100 से डिवाइड कर देंगे तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। पावर का फॉर्मूला क्या, 1/f, तो 1/f करेंगे तो -25 × 11, और जो नीचे है 14 × 100 वो ऊपर चला जाएगा। अब यहाँ पे काट कूट करें तो 25 से ये 4 टाइम्स में, अब और कुछ कैंसिल होगा नहीं, तो -14 4 से कितना हो जाएगा, चौथों को 56 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 11। p की वैल्यू -56/11 डायोप्टर में हो जाएगा। इसको अगर डेसिमल में करना चाहो तो 11 5 जा 55, 5 पॉइंट समथिंग आएगा, -5.09 समथिंग कुछ करके आएगा, 0 पे 100 हो जाएगा, फिर 99, तो इतना डायोप्टर करके कुछ आएगा। अब देखो इसीलिए यहाँ पे उल्टा आंसर आ रहा है, हमें पता है कि नज़दीकी ठीक करने के लिए पॉजिटिव पावर चाहिए होता है, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है, क्योंकि बकलोल टाइप का सवाल, मतलब वैल्यू दे रखे हैं ये लोग और आँख को तकड़ा बना दिए, मतलब अंदर की चीज़ों को देख पा रहा है, ये इधर की चीज़ों को देख पाता तब जाकर पावर पॉजिटिव आता है, यहाँ पर पावर नेगेटिव आ रहा है। इवन ये मतलब नियर साइटेड, ये क्या है बेसिकली, इसमें इसका नज़दीकी खराब है, मतलब ये हाइपरमेट्रोपिया है। हाइपरमेट्रोपिया में पावर क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे क्या है, नेगेटिव है, मतलब हाइपरमेट्रोपिया पावर से नज़दीकी खराब होता है, हाँ तो पॉजिटिव होता है, पर यहाँ पर नेगेटिव आया हुआ है, तो इसीलिए गंवार टाइप का आंसर आ रहा है, क्योंकि गंवार वैल्यू दे रखा है। पर ऐसे बकलोल आंसर है, क्वेश्चन हो तो बकलोल तरीके से ऐसे सॉल्व करते हैं, बस बात यही है। हालांकि ये नियर पॉइंट और फार पॉइंट के प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है इसका प्रैक्टिस हमने ऑलरेडी पहले कर लिया है। हाँ, एंड सॉरी फ्रॉम माई साइड ऑल्सो कि क्वेश्चन को पढ़ के डालना चाहिए था इसको। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट चेक करता हूँ, पर ये पता नहीं कैसे मिस हो गया और अंदर आ गया है इसमें। ठीक है, वही जीवन में कभी कभार इधर उधर होते रहता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग कलर्स इन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर फ्रीक्वेंसी। अच्छा, मतलब जो भी कलर्स दे रखा है उसका जो फ्रीक्वेंसी है
उसको असेंडिंग ऑर्डर क्या कि पहले सबसे छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, ऐसे इसको अरेंज करना है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी के तौर पे। अब देखो यहाँ पे विबग्योर हमने देख रखा था, VIBGYOR। अगर वेवलेंथ के टर्म्स में बोला जाए तो इसका वेवलेंथ सबसे कम होता है, लेस, इसका रेड का वेवलेंथ ज़्यादा होता है, मैक्सिमम। फ्रीक्वेंसी उसके उल्टा रिलेशन में होता है, इसका वेवलेंथ कम है तो फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होगा, और इसका वेवलेंथ ज़्यादा है तो फ्रीक्वेंसी मिनिमम होगा। तो फ्रीक्वेंसी धीरे धीरे इससे बढ़ता है, नीचे वाले का फ्रीक्वेंसी कम है, ऊपर वाले का फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। जैसे जैसे ऊपर जाओगे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, और इसमें जैसे जैसे नीचे जाओगे वेवलेंथ बढ़ेगा, ऐसे। हमें फ्रीक्वेंसी चाहिए, ठीक है, तो इधर बढ़ेगा। अब देखो रेड सबसे, तो रेड का फ्रीक्वेंसी क्या होगा, सबसे कम होगा, तो रेड सबसे पहले आएगा, सबसे कम। उससे ज़्यादा क्या, वो ऑरेंज का, इसमें ऑरेंज नहीं दे रखा है, येलो दे रखा है, तो उसके बाद येलो, ये साइन ऐसे होगा, कम फिर ज़्यादा, फिर इससे ज़्यादा कौन सा होगा, ब्लू और ग्रीन है, तो इससे ज़्यादा पहले ग्रीन और फिर सबसे ज़्यादा ब्लू का होगा, तो इससे ज़्यादा ग्रीन और इससे भी ज़्यादा ब्लू का होगा, तो ये असेंडिंग ऑर्डर में सीरीज होगा। तो सबसे पहले रेड, देन ब्लू, देन येलो, रेड येलो ग्रीन ब्लू, रेड येलो ग्रीन ब्लू, ये वाला सीक्वेंस सही है। तो मतलब डी वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ये क्वेश्चन करेक्ट हो जाएगा अपना, ठीक, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्वेश्चन नहीं। नेक्स्ट अगला क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फेनोमेना कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू द रेडिश अपीयरेंस ऑफ सन एट सनराइज और सनसेट। सनराइज और सनसेट के टाइम पे जो लाल कलर का दिखता है उसमें किस फेनोमेना की वजह से होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से होता है। ये हमने डिटेल थियरी जब वीडियो था उसमें बहुत ही डिटेल में देख रखा था कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से जो होता है वो लाल कलर का दिखाई देता है। तो सेकेंड वाला ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला बोल रहा है, अब ये देखो असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, ये भी एक वेराइटी ऑफ प्रॉब्लम्स है जो कि मतलब तुम अभी शायद हो सकता है कि तुम इस तरह का प्रॉब्लम से अभी वाकिफ़ ना हो, पर आगे कॉम्पिटिटिव लेवल का प्रिपरेशन करोगे तो उसमें बहुत सारे इस तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे असर्शन रीजन के, जिसमें 2 स्टेटमेंट दिया हुआ होता है। पहला स्टेटमेंट हमें पढ़ना होता है और दूसरा स्टेटमेंट हमें देखना, मतलब वो भी पढ़ना होता है और पढ़ के पता करना होता है कि क्या ये स्टेटमेंट, पहले तो ये चेक करना होता है कि दोनों स्टेटमेंट सही है या नहीं। अगर सही है तो क्या दूसरा स्टेटमेंट पहले स्टेटमेंट को एक्सप्लेन कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये चेक करना होता है। पहले क्या चेक करना होता है कि दोनों सही है या नहीं। अगर दोनों सही है तो फिर देखो कि दूसरा पहले को एक्सप्लेन कर रहा है या नहीं। अगर दोनों में से कोई एक गलत हुआ तब तो आंसर वहीं पे आ जाएगा कि ए फॉल्स बी ट्रू और बी ट्रू, या फिर दोनों फॉल्स, ये ऐसा हो सकता है, या तो दोनों गलत हो तो फिर ये वाला ऑप्शन, अगर कोई एक गलत हो तो ये वाला, अगर दोनों सही है फिर इन दोनों में से चेक करना होता है। ठीक है, पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं और फिर देखते हैं। पहला स्टेटमेंट बोल रहा है द फेनोमेना ऑफ द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अकर ओनली व्हेन इंसिडेंट रे ऑफ लाइट ट्रैवल फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। करेक्ट बात है कि जो फेनोमेना है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का वो तभी होगा जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाए, तभी होगा। और दूसरा कंडीशन क्या होता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होना चाहिए वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, पर इसमें डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाए तभी होगा, तो ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा क्या बोल रहा है, व्हेन द लाइट रे ट्रैवल फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम द रिफ्लेक्टेड रे बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये भी सही बात है कि जब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाता है तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करता है। तो क्या इसीलिए, मतलब अब ये दोनों स्टेटमेंट तो सही है, ये तो हो गया। तो क्या दूसरा स्टेटमेंट पहले स्टेटमेंट को एक्सप्लेन कर रहा है, यस और नो? तो आंसर है यस होगा, क्योंकि इसमें क्या दे रहा है दूसरे स्टेटमेंट में कि जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाता है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करता है, तभी जा कर के तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो पाएगा। तभी तो हम धीरे धीरे एंगल इंक्रीज करेंगे। तो लाइट इधर से मान लो कि डेंसर मीडियम से, ऐसा समझो कि ये कोई डेंसर मीडियम है, ये रेयर मीडियम है। लाइट डेंसर मीडियम से जा रहा है
तो वो इसको ऐसे जाना चाहिए था, पर अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करता है तो वैसे चला जाता है। अगर हम ये एंगल बढ़ाते गए तो ये एंगल भी बढ़ते जाएगा, इधर आते जाएगा, मतलब ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल वो भी बढ़ देगा। ये वाला एंगल हम इंक्रीज करें, एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी इंक्रीज होगा तो ये नीचे आएगा रे ऑफ लाइट। तो धीरे धीरे इसको इंक्रीज करें तो ये वाला रे ऑफ लाइट इधर टच कर जाएगा, और भी एंगल इंक्रीज करे तो ये नीचे आ जाएगा। इससे बात समझ में आ रहा है? ठीक, तो ये इधर ऐसे नीचे आ जाएगा, तो मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। तो ये क्यों होता है? क्योंकि रे ऑफ लाइट अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करता है। तो ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन, यानी कि जो फर्स्ट ऑप्शन है ए वो सही हो जाएगा। ठीक, तो ये करेक्ट होगा अपना। इसी के साथ सारे ही क्वेश्चंस समाप्त हुए, सारे चैप्टर नहीं समाप्त हुए। टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर सकते हो, या तो कि ये QR कोड स्कैन कर लो, वहाँ से मिल जाएगा, या फिर टेलीग्राम पे ये लिखोगे या नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, उसे तुम डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हो। और भी एडवांस क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है इस चैप्टर का, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा वीडियो का, उस वीडियो को देख सकते हो। उसमें और भी कुछ एडवांस क्वेश्चन प्रैक्टिस किए गए। तो इतना करने से देखो मन नहीं भरा, नहीं और भी एडवांस क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है तो भी तुम कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा दूसरे वीडियो का, वो देख के वहाँ से तुम और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक, 9th और 10th का बुक है, बुक चाहो तो ले खरीद सकते हो। अगर तुमने अभी तक परचेज नहीं किया है तो हाईली रिकमेंडेड है कि ये मतलब ले लो। इसमें तुम्हें टू द पॉइंट नोट्स मिल जाएगा, QR कोड मिल जाएगा, जिसमें सारे ही मतलब जितने भी क्वेश्चन है एग्जाम्पल प्लस क्वेश्चन बैंक उनका QR कोड दे रखा होगा। अब ये तुम वीडियो फॉलो करते हो अगर मेरी लेक्चर्स, तो मतलब ऑब्वियस है कि इस बुक के बारे में तुम्हें पता होगा। एक्चुअल JEE नीट का PY क्विज जो होगा इस बुक में अभी से, मतलब 9th और 10th से ही तुम मतलब एक्चुअल JEE नीट में जो प्रॉब्लम है वो करोगे, और सारे ही क्वेश्चन का QR कोड दिया गया है। तो कोई भी तुम्हें डाउट हुआ तो तुम्हें इंस्टेंट सोल्यूशन मिलेगा, मतलब मैं खुद प्रकट हो जाऊँगा तुम्हें वहाँ पर समझाने के लिए, चाहे एग्जाम्पल हो या फिर क्वेश्चन हो, इजी क्वेश्चन या डिफिकल्ट क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन है सारे ही क्वेश्चंस का वीडियो सॉल्यूशन दिया गया है। ठीक, तो वो तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक, यस QR कोड स्कैन कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ से इस बुक को ले सकते हो। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो कब आएगा, मतलब नेक्स्ट वीडियो जो होगा अगले चैप्टर का थ्योरी होगा सारे के। अब देखो, पहले तो तुम कमेंट में बताओ कि ये पूरा का पूरा सीरीज जो है वो तुम्हें कैसा लग रहा है, तुम्हारा एक्सपीरियंस क्या है, क्योंकि उससे हमें पता चलेगा कि जो भी चीज़ें हम कर रहे हैं वो मतलब तुम्हें कितना फ़ायदेमंद हो रहा है। प्लस कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि मतलब ये सीरीज कब कंप्लीट होगा, तो वो बताओ कि तुम कब चाहते हो कि मतलब सीरीज कब कंप्लीट किया जाए। जब बोलोगे तब हो जाएगा, तुम्हारा ही चैनल है। तुम जब बोलोगे ये मतलब ये जितने भी सीरीज मतलब क्या कि जो वीडियो थियरी वीडियो, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस के 2 पार्ट NCERT प्लस एडवांस क्वेश्चन प्रैक्टिस, तो हर चैप्टर के 3-3 वीडियो आते हैं, एक थियरी, एक NCERT क्वेश्चन प्रैक्टिस और एक एडवांस क्वेश्चन प्रैक्टिस। और उसके डिस्क्रिप्शन में कुछ एक्स्ट्रा वीडियोज के लिंक होते हैं, तो वो देख लो अपना, मतलब वो ऑप्शनल है, अगर तुम चाहते हो देख सकते हो, पर हर चैप्टर के 3 वीडियो होगा। तो ऐसे ही करके 2 चैप्टर ये हमारा कंप्लीट हो गया, आगे का और 2 चैप्टर बाकी है। तो वो तुम कब चाहते हो कि कितने समय में कंप्लीट कर दे, जब बोलोगे तब कंप्लीट कर दूंगा मैं, तो मतलब बस तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। तुम बोलोगे इतना जल्दी कंप्लीट कर दीजिए, कर दूंगा, उसमें कोई इशू नहीं है, क्योंकि ज़्यादा लोग फॉलो भी नहीं कर रहे हो जो भी तुम हो। अब ये चीज़ें एडवांस है तो मतलब ज़्यादा बच्चे एक्साइटेड भी नहीं होते हैं उतना कि मतलब किया जाए। तो जो भी बालकगण ये फॉलो कर रहे हो, तुम्हारे बेनिफिट के लिए जो भी मतलब फ़ायदेमंद होगा, तुम जैसा भी चाहते हो वैसा ये चैनल चलेगा। तुम जो चाहो तुम्हारा है, तो तुम जब बोलोगे वो तब हो जाएगा। तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताओ कि कब चाहते हो और तुम्हें कैसा ये सीरीज लग रहा है। 2 बातें बतानी है नीचे कमेंट में। ठीक है, और इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।